हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आए हैं नागपुर के एक रिनोन्ड जीएसडी ब्रीडर के कैनल पे, जिनका नाम है शरद शुक्ला। आइए मिलते हैं मिस्टर शरद शुक्ला जी से। इनके कैनल का नाम है पैल्योलैंड कैनल। आइए मिलते हैं। ये देखिए, हमारी किस्मत अच्छी है, इनके पूरे डॉग्स प्लेइंग मोड में ही हैं और सब खुले ही है। आइए मोस्ट वेलकम टू आवर कैनल। कैसे शरद जी? बस बढ़िया हूँ। तो भैया आप बताइए कुछ अपने बारे में। मेरा नाम शरद शुक्ला, मैं नागपुर को बिलोंग करता हूँ। मेरे कैनल का नाम पैल्योलैंड कैनल्स है। बाय प्रोफेशन मैं एक पैलियोबॉटनिस्ट हूँ। मैं बॉटनी का जो ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ बॉटनी है प्लांट फॉसिल्स का, तो उसी के प्रोफेशन के नाम से ही मैंने अपने कैनल का नाम रखा है पैल्योलैंड कैनल। भैया बताइए, ये जर्मन शेपर्ड ब्रीड आप कब से पाल रहे हैं? ये मेरे चाइल्डहुड से है। मतलब मैं बहुत छोटा था, इनफैक्ट जब मैं पैदा हुआ तब भी मेरे पापा के पास में जर्मन शेपर्ड्स थे। तो मैं ये कहूँगा कि मैं मतलब उसका मैं ईयर्स तो नहीं बता सकता कितने, बट एक्टिवली मैं 1991 से जर्मन शेपर्ड्स पाल रहा हूँ खुद। जर्मन शेपर्ड ही ब्रीड आपने क्यों चूज़ की? इसका कोई इम्पोर्टेंट रीज़न है या? अब उनके साथ में मेरी बचपन से एक बॉन्डिंग रही, और उसके बाद में वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट लविंग ब्रीड जर्मन शेपर्ड है। एंड मोस्ट एजाइल, मोस्ट फेथफुल। वैसे सभी डॉग्स फेथफुल होते हैं, बट जर्मन शेपर्ड्स का जो मेरा अनुभव रहा है कि उनको ह्यूमन हेड रहता है, दे कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये एट प्रेजेंट आपके कैनल पे कितने डॉग्स हैं अभी? एट प्रेजेंट मेरे पास में 3 ग्रोन अप मेल्स हैं और 9-10 फीमेल्स हैं ग्रोन अप, एंड कुछ 7 to 8 पपीज़ हैं अराउंड 3 months, 2.5 to 3 months। या डॉग्स की इस कैनल पे आप केयर वगैरह कैसा होता है? देखिए, एज़ फार एज केयर इज़ कंसर्न, वैसे तो मेरे यहाँ पे स्टाफ है जो देख रेख करता है, बट मैं पर्सनली मॉर्निंग एंड इवनिंग दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे मैं खुद इनके पास रहता हूँ और मैं पर्सनली इनकी केयर करता हूँ। बाकी जो काम लड़कों का करने का है वो लड़के करते हैं, या जो फैमिली है जो पपीज़ की देख रेख करती है, बट उनके साथ डेली मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, इसलिए उनकी केयर प्रॉपर होती है। ये डेली आपका एक सेशन यहाँ पे होता ही है? डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम? हाँ, दोनों टाइम में मैं आता ही हूँ यहाँ पे। तो क्योंकि वो मुझे उनसे लगाव है, और वो भी मेरे बिना अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो भैया मैंने सुना है कि आपने जर्मनी से भी कुछ डॉग्स लाए हुए हैं। हाँ, मैं जर्मनी से कई डॉग्स लाया, कई अच्छे रेप्यूटेड कैनल जैसे टीम फेमेरिक हो गया, या टोपलोवनी की कैनल्स हो गया, कासा नोबली हो गया, क्रिस्टन ब्रूनन के पास से मैं कई डॉग्स लेके आया। और एक फ़ीमेल भी मैं लाया था जिसको मैं वहाँ पे मेट करके इन वेल्प लाया था, विच वॉज अ सक्सेसफुल ब्रीडिंग। बट एट प्रेजेंट मेरे पास में आज की तारीख में कोई भी इम्पोर्ट नहीं। मैंने उन इम्पोर्ट से अपनी ब्रीडिंग इम्प्रूव करी, और आज जो भी डॉग्स हैं मेरे पास में वो वही ब्लड लाइन कैरी कर रहे हैं। एवरी डे मैं हर ब्रीडिंग में इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे इम्पोर्ट्स आए हुए हैं, मैं उनसे ब्रीड कर रहा हूँ अब। ओके, तो अभी फ़िलहाल आपका एट प्रेजेंट कोई इम्पोर्ट नहीं, मेरी ब्रीडिंग के ही डॉग्स हैं सारे। अच्छा, ये सारे मेरी ब्रीडिंग के डॉग्स हैं। ओके, मैंने बाहर का अभी कोई भी नहीं है। एक डॉग है जो कपिल कृष्णमूर्ति ने गिफ्ट किया हुआ है मुझे, बाकी सारे मेरी खुद की ब्रीडिंग। तो भैया जैसा मैंने काफ़ी सुना है कि जर्मन शेपर्ड्स के ब्रीडिंग में बहुत इश्यूज़ आते हैं, उनको जेनेटिक प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपने भी कुछ फेस किया है? हाँ, बिफोर ईयर 2000 जब लाइन्स का मुझे ज्ञान नहीं था, तो फर्स्ट डॉग अवेलेबल वाज द बेस्ट डॉग। उस समय में मुझे जेनेटिक प्रॉब्लम्स आए, बट हमारे इधर कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं, वेटनेरियन सेंटर जैसे डॉक्टर महाजन, फिर उन लोगों ने मुझे काफ़ी गाइडेंस दिया, लाइंस क्या होती हैं, लाइंस
को कैसे आपको ब्रीड करना है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, और लाइंस को कैसे मैच करना। फिर मैंने जब ब्रीडिंग किया, फिर 2000 के बाद में अब तक के मुझे जेनेटिकल प्रॉब्लम्स कोई भी नहीं है। जेनेटिकल प्रॉब्लम्स यानी एक्चुअली क्या फेस करते हैं लोग, यानी क्या प्रॉब्लम फेस किया आपने जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स ये हुए कि वो बहुत क्लोज ब्रीडिंग कर दिया मैंने, तो वो क्लोज ब्रीडिंग में किसी का टेस्टिकल मिसिंग था मेल में, तो किसी के कान ठीक नहीं थे, तो किसी की पूंछ शॉर्ट थी। जो टाइप एनाटॉमी डिज़ायर्ड है वो ना आते हुए कुछ अजीब से ब्रीडिंग हुई थी, बट वो बिगनिंग का समय था, अब नहीं। और ये जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है ये क्या होता है? जीनोटाइप इज़, अगर आप जो उनके जीन्स हैं उसको अगर मैच करके अगर आप ब्रीडिंग कर रहे हैं तो दैट इज़ जीनोटाइप। फिनोटाइप इज़ जो फिज़िकल अपीयरेंस है, जैसे अगर मेरे पास में कोई फीमेल है, हर डॉग में कुछ कम होता है कुछ ज़्यादा होता है, तो अगर मेरी फीमेल के में अगर कुछ कम है तो वो जो मैं डॉग उसका यूज़ कर रहा हूँ उसमें वो एनहांस्ड होना चाहिए जो इसमें कमी है, ताकि एक बैलेंस ब्रीडिंग हो। तो इस तरीके से ब्रीडिंग हमने की है, जीन्स के हिसाब से भी की है मैंने, लाइन ब्रीडिंग जिसको बोलते हैं अपन, और फिनोटाइप से भी और फिनोटाइप दोनों को मिक्स करके दोनों, हाँ किया है मैंने, और हमेशा मैंने स्ट्रॉन्ग डॉग्स प्रेफर किए हैं। तो आपके हिसाब से सक्सेस जीनोटाइप में ही मिलता है, जीनोटाइप टू जीनोटाइप, या जीनोटाइप इनटू फिनोटाइप, या फिनोटाइप इनटू फिनोटाइप? नहीं, देखिए बेस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो फीमेल आपकी है जिसको आप ब्रीड कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मेल अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेल कितना भी अच्छा हो, बट अगर दोनों का मैच अगर प्रॉपर हो रहा है, फीमेल भी स्ट्रॉन्ग है मेल भी स्ट्रॉन्ग है, तो ऑटोमेटिकली जो पपीज़ हैं वो भी स्ट्रॉन्ग ही मिलेंगे आपको। ओके, एज जो आप पहले डिसाइड ये करिए कि आपको ब्रीड क्या करना है, किस तरीके का आपको ब्रीड करना है। जब आप इस तरीके की ब्रीडिंग पे कंसंट्रेट करेंगे तब आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। ब्रीडिंग डॉग्स और शो डॉग्स, इसमें कोई अंतर है? नहीं कपिल जी, देखिए जो डॉग शो हो रहे हैं वो ब्रीड भी होंगे, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको उसके साथ में क्या करना है। अच्छा। अगर आपको उसको ब्रीड करना है तो फिर उसको आप उस तरीके से तैयार करेंगे, जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन को तैयार किया जाता है शुरू से, उसी तरीके से एक पपी से एक शो डॉग का उसका सफ़र रहता है। ओके, अगर उस शो डॉग शो होने के बाद में भी उसको ब्रीड करते हैं। ओके, बट वो आपको डिसाइड करना है कि आपको वो डॉग से क्या करना है, ब्रीड करना है या शो करना है। शो पोटेंशियल ज़्यादा है तो आप उसको शो ट्रेनिंग में और शो पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि उससे ज़्यादा अच्छा आप ब्रीड कर सकते हैं तो आप फिर उसको ब्रीडिंग के लिए कंसंट्रेट करिए। मतलब जैसे सीज़न पे फीमेल आती है तो उसके पहले से उसको न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए आप, जब उसका ओवुलेशन हो, जब आप उसको मेट कराएं, या उसके बाद में उसको न्यूट्रिशियस उस पर रखें, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। और जब आप उसको शो कर रहे हैं एक डॉग को, तो आपको उसकी फ़िज़िकल फिटनेस, उसको फर्म एंड ड्राई रहना चाहिए, शो के हिसाब से फिट रहना चाहिए। ओके, तो ऐसा वो आपके ऊपर में है कि आप वो डॉग को क्या कर रहे हैं। शो करना चाह रहे हैं तो शो करिए, ब्रीड करना चाह रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, क्वालिटी है। ओके भैया, इनका ब्रीडिंग टाइम वगैरह कुछ होता है या मेल्स में और फीमेल्स में? हाँ कपिल जी, इसमें ब्रीडिंग टाइम होता है। जैसे एक फ़ीमेल है तो ग्रो तो 9-10 महीने में हो जाती है, बट वो ब्रीड करने लायक एटलीस्ट 20 मंथ्स के ऊपर ही होना चाहिए फ़ीमेल को, ताकि उसके इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप हो सकें, वो अंदर से स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि वो पपीज़ को डेवलप कर सके। तभी आप उसको ब्रीड करिए। एज़ फार एज मेल इज़ कंसर्न, तो मेल वैसे तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, बट एज़ डिज़ायर्ड अब 2 साल का कम से कम जब अगर मेल है तो आपको उसके प्रॉपर रिजल्ट्स मिलते हैं। वैसे 20-22 मंथ्स पे भी मिलते हैं, बट अब रूल के हिसाब से 2 ईयर्स पर ही हम उसको यूज़ कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, फीमेल में भी और मेल में भी। आपको फीमेल बेस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप उसको 20 महीने, कम से कम 20 महीने के पहले आप उसको ब्रीड मत करिए, उसको तैयार करिए, शो करिए या फिर ब्रीड करिए। ये बताइए, ये जो पपीज़ होते हैं, हाँ, उनको डेवलप करने में कोई दिक्कत आती है या
कैसे डेवलप करते हैं आप आपके यहाँ जब होते हैं? जब हमारे यहाँ पपीज़ होते हैं तो हमारा जब हम ब्रीड करते हैं फीमेल को, हम उस ड्यूरिंग जब वो प्रेग्नेंट है उस समय से उसकी केयर करते हैं। अच्छा, उसको हाईली न्यूट्रिशियस डाइट, जो भी उसका डाइट लगता है वो देते हैं, ताकि पपीज़ की इम्यूनिटी और पपी स्ट्रॉन्ग पैदा हो। फिर जब वो पपीज़ हो जाते हैं, जब मदर फीडिंग पर रहते हैं, तब भी हम उसको बहुत हाई न्यूट्रिशियस डाइट देते हैं, ताकि वो उसके मदर के मिल्क के थ्रू उनको पूरा न्यूट्रिशन मिले, उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो और वो पपी स्ट्रॉन्ग रहे। और ये अपन एक्सटर्नल फीडिंग कब से शुरू करते हैं? एक्सटर्नल फीडिंग कुछ पपीज़ जो हैं मेरे यहाँ तो 1 महीने तक के वो मदर के मिल्क को छोड़ते नहीं। ओके, उसके बाद में जब वो ऊपर की फीडिंग पे आते हैं तो वैसे तो सभी फूड्स अच्छे हैं, बट आई प्रेफर रॉयल कैनिन स्टार्टर पपी। ओके, तो उसको हम भिगा के और उसका बिल्कुल ऐसा जो वो चाट सकें धीरे धीरे, और फिर वो शुरू में वो चाटना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी जो डाइट है वो बढ़ती चली जाती है। तो फिर वो बाद में हम उनको 4 मंथ्स तक के कम पूरा डॉग फूड पर ही रखते हैं। तो ये दिन में कितनी बार आप फीड करते हैं ऐसे पपी पर पपी को? जब वो मदर का फीडिंग भी ले रहे हैं और ऊपर की भी फीडिंग ले रहे हैं, तब हम कम से कम दिन में 4 बार करते हैं। अच्छा, तो जितना पपी को खाना है उतना खाता है, बाकी फिर मदर खा जाती है। ओके, अगर नहीं, उसके बाद में फिर धीरे धीरे हम 4 से 5 बार मतलब पपी जो को लीटर feed है करते उसको, हाँ, और हर एक को हम अलग अलग नहीं देते, सबको साथ में ही देते। तो उनके अंदर वो कंपटीशन की वो जो भावना है वो शुरू से डेवलप होती है। अच्छा, तो और हमारे यहाँ पे जितने भी पपीज़ हैं वो बड़े डॉग्स के साथ में ही खेलते हैं, ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बाय बर्थ, मतलब बचपन से उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, ताकि जब वो डॉग शोज़ में जाएं तो वो मिसबिहेव नहीं करते। तो यहाँ ऐसा पे ऐसे हाँ, बड़े डॉग छोटे पपीज को वगैरह सब साथ में खेलते हैं वो। कोई charge कोई वगैरह नहीं करता कोई किसी को चार्ज नहीं करता। दे आर ऑल वेरी फ्रेंडली। कोई किसी को खाने में झगड़ा नहीं मिलेगा, आपको किसी चीज़ में झगड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग फ्री एनवायरनमेंट में हैं, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एनवायरनमेंट का भी कुछ इश्यूज आते हैं इसमें, जैसे अगर फार्म पे है तो डॉग का अलग बिहेवियर रहेगा, और पेट होम में या घर पे जैसे बहुत सारे सिंगल यूज़र्स होते हैं जो पपी, जैसे आपसे किसी ने पपी लिया और वो अपने नए घर में गया, तो उसका बिहेवियर चेंज होता है? हाँ, बिहेवियर चेंज होता है उसका थोड़ा। शुरुआत में वो अपने लिटर मेट्स को, मदर को और जो भी उसकी कंपनी है उसको मिस करता है, तो 1-2 दिन रहता है। बट सबसे मेन चीज़ अगर कोई चीज़ है तो वो है प्यार। वो पपी हो, बड़ा डॉग हो, चाहे कोई हो, अगर उसको प्यार मिल रहा है, इज़ गिवन लव, तो वो आपके साथ में हमेशा कंफर्टेबल रहेगा। वो घर का डॉग हो या फार्म का डॉग हो, वह उसका मेन इंग्रेडिएंट इज़ लव। अगर आप उसको प्यार कर रहे हैं तो वो हमेशा खुश रहेगा, और अगर खुश रहेगा तो हेल्दी रहेगा। भैया, तो मेरे को एक बात बताइए हाँ। कि ये पपीज़ जब आपके यहाँ होते हैं हाँ। तो आप क्या प्रिकॉशंस लेते हैं इनको डेवलप करने के लिए? देखो कपिल जी, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि एटलीस्ट उनकी फीडिंग जो है वो मदर मिल्क के साथ में, जब हम फीडिंग उनकी स्टार्ट करते हैं, उनको न्यूट्रिशियस और अच्छा फूड देते हैं, जो टेलर मेड आजकल आते हैं, बहुत अच्छे फूड्स हैं, तो उससे उनकी इम्यूनिटी भी डेवलप होती है और ओवरऑल उनका अच्छा डेवलपमेंट होता है। एक थी। दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ अगर कोई चीज़ है तो वो है वैक्सीनेशन। ओके, ठीक है, ताकि आजकल तो बहुत अच्छे कंपनीज़ के, फाइज़र के, इनके सबके, जायडस के, सबके अच्छे इनोकुलेशन आ गए हैं। तो हम 11-in-1 वगैरह जो अभी आ रहे हैं मार्केट में, हम 45 डेज़ पे बिफोर इनोकुलेशन हम उनको डीवर्म करते हैं। ओके, ताकि वो जो इनोकुलेशन है उसका पूरा का पूरा इफेक्ट मिले पपीज़ को। अच्छा, उससे उनकी इम्यूनिटी भी डेवलप होती है, और उसके 21 डेज़ के बाद में हम उसका बूस्टर डोज भी देते हैं। ओके, तो ताकि उसको कोई बीमारी ना पकड़े, इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग है। आप ये पपीज़ को किस एज में आप न्यू हैंडलर ओनर्स को हैंड ओवर करते हैं? मिनिमम टू मिनिमम इज़ 2 मंथ्स। ओके, 45 डेज़ पे हम जब उसका वैक्सीनेशन करते हैं, उसके बाद में एटलीस्ट मैं उसको अपने पास में 10 दिन रखता हूँ। कभी कोई इनोकुलेशन का कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा, उसको बुखार तो नहीं आ रहा, नॉट बिफोर 2 मंथ्स।
अगर जमे तक तो मैक्सिमम मैं 3 मंथ्स में उनको देना पसंद करता हूँ। 3 मंथ्स के हो जाएं पपी फिर ही देना पसंद करता हूँ, ताकि वो अच्छे से दूसरी जगह जाएँ तो एडजस्ट हो जाएँ, अच्छे से प्रॉपर फीडिंग पे आएँ। जैसे हम 4 टाइम फीडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए नए ओनर ने 3 ही टाइम किया, अच्छा, तो भी वो सस्टेन करे उस चीज़ को। उसकी स्ट्रॉन्ग पपी मैं देना चाहूँगा, कोई भी मेरे पास से ले, ताकि वो मेरे से ले जाने के बाद में खुश रहे पपी को ले। थैंक यू सो मच भैया, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। नहीं, मेरी जर्मन खुश शेपर्ड। नसीबी है। हाँ। और बताइए कुछ हमारे न्यू ओनर्स, डॉग ओनर्स, हमारे व्यूवर्स के लिए कोई एक छोटा सा मैसेज दीजिए आपकी तरफ से। देखिए, न्यू ओनर्स और ये एंथुजियास्ट जो भी आज के बच्चे लोग हैं, उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जब भी पपी ले, कोई भी ब्रीड का ले, जर्मन शेपर्ड ऐसा ज़रूरी नहीं है, सब डॉग्स अच्छे हैं, पर आप उसके पेरेंट्स देख के और जेन्युइन ब्रीडर्स के पास से ही पपीज़ लीजिए। आप एक अच्छा अमाउंट देते हैं पपी ख़रीदने के समय में, तो उसके फादर को देखिए, मदर को देखिए, एक जेन्युइन ब्रीडर के पास जाइए और उसके पास से पपी लीजिए आप। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच भैया, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जर्मन शेपर्ड्स के बारे में। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।